A very good morning and Jai Hind to all. Welcome back to our Indian Polity Sarthi series. अभी तक हम पार्ट 7 तक, ऑल्दो पार्ट 7 इज डिलेटेड, पार्ट 6 तक हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं, इंक्लूडिंग द जुडिशरी पार्ट. आज हम नेक्स्ट पंचायती राज सिस्टम एंड म्यूनिसिपैलिटीज, दैट इज शेड्यूल नंबर 11 एंड शेड्यूल नंबर 12, उसको डिस्कस करेंगे. ऑल्दो हम उसका एक हल्का सा इंट्रोडक्शन पहले कर चुके हैं कि आफ्टर 1992 कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया पंचायत को और म्यूनिसिपैलिटीज को. सो हियर आई वेलकम यू ऑल इन माय इंडियन पॉलिटी सीरीज. एंड अगेन आई एम सेइंग कि जिसको भी इससे रिलेटेड पीडीएफ फाइल्स चाहिए वो हमारी O2IAS एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकता है एंड वहां पर उसको सब लेक्चर्स की पीडीएफ फाइल्स मिल जाएंगी. नाउ लेट्स स्टार्ट द पंचायती राज. नाउ बिफोर स्टार्टिंग द पंचायती राज, अब इससे रिलेटेड अगर हम प्रीलिम से फैक्ट्स निकाल लें, मान लो कि प्रीलिम्स में इस रिलेटेड क्या क्या अभी तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं. ऑल्दो मेरे फर्स्ट लेक्चर को अगर आप सुनेंगे तो मैंने उसमें क्वेश्चंस निकाले हुए हैं कि प्रीलिम्स में म्यूनिसिपैलिटी से और पंचायत से कौन से क्वेश्चन आए हैं. अब इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं कि पहला स्टेट कौन सा था जिसने इसको इंट्रोड्यूस किया. फॉर एग्जाम्पल मेंस में भी हमने अपनी 2 क्लास पहले जब मेंस के क्वेश्चन किए थे तो हमने उसमें भी देखा कि ये क्वेश्चन आ रखा था कि पहले 2 स्टेट्स कौन से थे जिसने पंचायती राज को इंप्लीमेंट करा. सेकंड, बिफोर 92 भी पंचायत थी बट हैब्जर्ड तरीके से थी. कहीं पे 2 टायर सिस्टम चल रहा था, कहीं पे 3 टायर सिस्टम चल रहा था, अकॉर्डिंग टू द स्टेट विश, स्टेट के विश के हिसाब से चल रहा था वो. बट आफ्टर 1992 यहां पर इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया एंड उसके बाद कहा गया कि 3 टायर सिस्टम होगा, पूरी कंट्री में यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर होगा, एक्सेप्ट कि कुछ 20 लाख का एक क्लॉज रखा कि वहां पर 2 टायर सिस्टम को हम हटा सकते हैं. ऑल तो पहले जम्मू कश्मीर अपना खुद का पंचायती राज के सिस्टम से चल रहा था एज पर द जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन, बट नाउ दे आर ऑल्सो अंडर द एम्बिट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, that is schedule number 11 and schedule number 12, panchayats and the municipalities. Now panchayati raj is the oldest system of the local government and panchayati raj institution as a unit of local government have been in existence for a long time. जैसे मैंने आपको बताया कि सिंस इंडिपेंडेंस उसके बाद भी ये चल रहा था एंड एक जिसे कह सकते हैं आप यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं था, अलग अलग स्टेट्स अलग अलग स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे थे. जिसमें क्वेश्चन कई बार आता है कि राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट द पंचायती राज इन 1959 अराउंड. नागौर डिस्ट्रिक्ट आपको पता होगा. नंबर 2 फॉलोड बाय द आंध्र प्रदेश एंड शायद उसके बाद तमिलनाडु लेकर आया. ठीक है, तो राजस्थान एंड द आंध्र प्रदेश, ये पिछली बार मेंस में क्वेश्चन पूछा गया. तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको थोड़े से पंचायती राज में पता हो. 3 टायर सिस्टम होता है. सबसे अगर मैं कहूं तो नीचे ग्राम सभा, पहले आपको एक बेसिक यूनिट पता हो कि ग्राम सभा क्या होती है. ग्राम सभा में जो भी 18 ईयर्स से ऊपर हैं एडल्ट्स, मान लो कि ये 3 विलेज हैं, इन तीनों को विलेज मिला के भी एक ग्राम पंचायत बन सकती है. पंच मतलब ग्राम पंचायत, पंच एक सरपंच होगा उनका. तो ग्राम सभा कॉन्स्टिट्यूट्स ऑल द एडल्ट्स, ठीक है, अबाउ 18 ईयर्स हु आर एलिजिबल टू द वोट. एक ग्राम सभा बना दी. ग्राम सभा ने फर्दर एक ग्राम पंचायत क्रिएट कर दी. ठीक है, ये था उनका लोअर लेवल. देन मिडिल लेवल पे हमारे पास पंचायत समिति, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति बन जाएगी एंड पंचायत समिति के बाद सबसे ऊपर लेवल पर वी हैव अ जिला परिषद. जिला परिषद सबसे ऊपर आ जाएगा. ये 3 टायर होते हैं पंचायती राज में. अब इसके लिए बहुत सारी कमेटीज आई. पहले भाई कमेटीज ने अलग अलग रिकमेंडेशंस भेजी कि भाई इस कमेटी ने कहा कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दो, वो क्वेश्चन तो पेट है यूपीएससी का भी. उसके बाद कुछ कमेटीज ने कहा इसको 2 टायर कर दो, कुछ कमेटी ने कहा इसको 3 टायर कर दो. तो उस कमेटीज में से एक क्वेश्चन पक्का है आपके पेपर में. वो कमेटीज मैंने इसमें बिल्कुल सीक्वेंस में लगा दी हैं. आपको उस कमेटी का नाम, जो चेयरमैन थे वो पता हो एंड उसके कुछ बेसिक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो पता हो. सो इट वाज इन 1992 दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गेव द लीगल स्टेटस, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया 92 में. इससे पहले इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया गया था. क्लियर. एंड इसके बाद एक पार्ट ऐड करा गया, पार्ट 9 इन द कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ पार्ट 9 डील्स विद पंचायत्स, पार्ट 9A डील्स विद म्यूनिसिपैलिटीज, पार्ट 9B डील्स विद कोऑपरेटिव सोसाइटीज. कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो अभी न्यू मिनिस्ट्री बनाई है अमित शाह जी के साथ. क्लियर. सो ये 3 हमारे पास यहां पर पार्ट्स ऐड होते हैं प्लस 2 शेड्यूल ऐड होते हैं, दैट इज 11 एंड द 12. 11 डील्स विद पंचायत्स, 12 डील्स विद म्यूनिसिपैलिटीज.
नाउ पंचायती राज कंसिस्ट थ्री सिस्टम्स, ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे मैंने आपको बताया, ठीक है। इससे पहले होती है ग्राम सभा, ग्राम सभा में सारे एडल्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। ब्लॉक पंचायत या फिर पंचायत समिति इंटरमीडिएट लेवल, जिला परिषद जो एग्जीक्यूट कर रही है दैट इज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये तीन हमारे पास इसके लेवल्स होते हैं। नाउ अब इसके बहुत सारी कमेटीज मैंने आपको बताया बनी, कमेटीज का नाम ईयर भी पता हो आपको, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में वर्स्ट केस में मैच द फॉलोइंग में ईयर्स भी पूछे हुए हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी फर्स्ट कमेटी थी जिसने कहा कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है। ये डिसेंट्रलाइजेशन में आपको एक चीज बता देता हूं, यूनियन स्टेट एंड वी हैव अ लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। एक वर्ड आता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, यूनियन और स्टेट, भाई स्टेट यूनियन के नीचे जरूर है बट सबऑर्डिनेट नहीं है एक तो, एंड दोनों का सोर्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर्स, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड एक आता है डेलीगेशन। डेलीगेशन मतलब जब यूनियन ने अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है वो डेलीगेट कर दी टू द स्टेट बाय सम एग्जीक्यूटिव एक्शन, यूनियन ने स्टेट के पास अपनी पावर्स को एग्जीक्यूट वो कर दिया, यहां पर डेलीगेट कर दिया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ डेलीगेशन। अब एक वर्ड आता है डिवोल्यूशन, ठीक है, वो ज्यादातर पंचायत के उस पर यूज होता है, डिवोल्यूशन। अब डिवोल्यूशन का कैसे होता है, बाय सम लेजिस्लेटिव एक्ट, भाई आपको कोई लेजिस्लेचर के थ्रू होगा, कोई एक्ट लाना पड़ेगा, दैट एक्ट वाज नोन एज 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, उसके थ्रू पावर्स को डिवॉल्व किया गया टू द लोकल लेवल, दैट इज द पंचायत। डिसेंट्रलाइजेशन, कॉमन सोर्स यूनियन और स्टेट का, कॉन्स्टिट्यूशन, भाई कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे है यूनियन और स्टेट, दोनों का सोर्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 2 डेलीगेशन, जब यूनियन अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स को डेलीगेट कर दे बाय सम एग्जीक्यूटिव एक्शन, दैट इज कॉल्ड अ डेलीगेशन, ठीक है। डिवोल्यूशन, जब पावर्स को नीचे डेलीगेट किया जाए या पावर्स को नीचे दिया जाए लोअर सबऑर्डिनेट यूनिट्स को बाय सम एक्ट, दैट इज बाय लेजिस्लेचर, उसको कहते हैं डिवोल्यूशन। इसलिए पंचायत को पावर्स डिवॉल्व कराई गई थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दैट इज कॉल्ड 73rd अमेंडमेंट 1992। तो ये तीनों वर्ड्स हो गए, डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन एंड अ डिवोल्यूशन। क्लियर। नाउ अब इसकी क्या क्या कमेटीज की रिकमेंडेशन थी, ये आपको एग्जामिनेशन से अराउंड 2 या 3 दिन पहले पढ़ना है, बिकॉज इनको आप एक बार रीड करेंगे याद नहीं होगा, इनको आपको 1-2 बार रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। इसने कहा कि भाई 3 टायर पंचायती राज सिस्टम लेकर आओ, जो भी हम फॉलो भी कर रहे हैं, ठीक है। विलेज पंचायत शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड विद डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, भाई जो पंचायत के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हो रहे हैं वो डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू आए, इनडायरेक्ट इलेक्शन से ना आए, जैसे डायरेक्ट इलेक्शन से लोकसभा में आते थे। प्लानिंग और एंड डेवलपमेंट का काम जो है उनको दे दिया जाए। एडिक्वेट रिसोर्सेज शुड बी ट्रांसफर्ड, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी यही आती है कि इनके पास रिसोर्सेज नहीं हो पाते, प्लस इनको टैक्स लगाने का यहां पर पावर तो दी गई है कि दे कैन लिवाई टैक्स, बट एज पर द रीसेंट डेटा कि जो इनके पास 95% ऑफ द फंड्स आते हैं वो डिवॉल्व फंड्स आ रहे हैं। डिवॉल्व फंड मतलब स्टेट के थ्रू आ रहे हैं, स्टेट डिवॉल्व कर रहे हैं नीचे लोकल पंचायत के पास, 5% टैक्स है खाली जो अपने आप ये लिवाई करके कलेक्ट कर रहे हैं। 95% ऑफ द फंड्स आर डिवॉल्व फंड, डिवॉल्व फंड स्टेट से इनके पास। प्रॉपर सिस्टम शुड बी प्लेस टू रियलाइज द डिवोल्यूशन ऑफ द पावर, मैंने कहा डिवोल्यूशन ऑफ पावर, प्रॉपर डिवॉल्व हो नीचे पावर्स को। यहां पर आप डेलीगेट वर्ड यूज नहीं कर सकते, यहां पर आप डिसेंट्रलाइज वर्ड यूज नहीं कर सकते, दैट इज अ डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स। देन सेकंड कमेटी आई हमारे पास अशोक मेहता कमेटी। अब इसका ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बलवंत राय ने कहा 3 टायर, इन्होंने कहा 2 टायर, ठीक है। अ डिस्ट्रिक्ट शुड बी द फर्स्ट पॉइंट फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन, भाई सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के बाद नीचे पावर्स को आप और डिसेंट्रलाइज कर रहे हो। जिला परिषद शुड बी द एग्जीक्यूटिव बॉडी, जो सबसे ऊपर जिला परिषद है भाई उसको एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाया जाए, जैसे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं एग्जीक्यूट करने वाले। There should be ऑफिशियल पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, भाई ऑफिशियल पार्टिसिपेशन हो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। कंपल्सरी पावर ऑफ टैक्सेशन, भाई टैक्सेशन की पावर तो सबसे ज्यादा चाहिए, क्योंकि टैक्स नहीं लगाएंगे इनके पास रेवेन्यू इकट्ठा नहीं होगा, रेवेन्यू इकट्ठा नहीं होगा तो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ढंग से नहीं हो पाएगी, इसलिए अभी एट प्रेजेंट इनको पावर दी गई है टू लिवाई अ टैक्स ऑल्सो, ठीक है। रेगुलर सोशल ऑडिट,
सोशल ऑडिट तो बहुत जरूरी है, उसी से ये पता लगेगा कोई करप्शंस या कोई लूप होल्स बीच में हो रहा है तो एक प्रॉपर इनका ऑडिट होता रहे, सो दैट ये पता लगता रहे कि जो फंड्स हैं वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। एंड जो स्कीम्स है, मान लो कुछ भी स्कीम्स चला रहे हैं, वो उस पर्टिकुलर जो भी एक स्ट्रेटा है उस तक पहुंच पा रही है, दैट वीकर सेक्शन तक कि नहीं पहुंच पा रही, उन सबको इनका एक सोशल ऑडिट होना चाहिए। ये थी रिकमेंडेशन अशोक मेहता जी की। Number 3, election should be held within 6 months if the पंचायती institution are superseded। ठीक है भाई, 6 मंथ्स के अंदर अंदर, जैसे हमने राष्ट्रपति जी वाले में किया था कि प्रेसिडेंट के पोस्ट पे अगर कोई वैक्यूम क्रिएट होता है, वाइस प्रेसिडेंट बन तो जाएंगे बट 6 महीने के अंदर अंदर उस पर इलेक्शन हो जाएं। एक पंचायती राज का एक मिनिस्टर होना चाहिए, जो कि अभी है भी, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स कहा इसने, अभी एससीज के लिए भी है, एसटीज के लिए भी है, वुमेन्स के लिए भी 1/3 रिजर्वेशन यहां पर है। क्लियर। एंड ओबीसीज के लिए भी रिजर्वेशन नहीं है। ओबीसीज के लिए यह कहा गया है कि एट द स्टेट लेजिस्लेचर में डिटरमिन, भाई स्टेट लेजिस्लेचर को जैसे लगता है वो उस तरीके से वहां पर रिजर्व कर सकता है फॉर द ओबीसीज ऑल्सो। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन, कहा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए, ऑल्दो इस कमेटी के थ्रू दिया नहीं गया, इसने डिमांड करी थी कि दिया जाए। क्लियर। ये थी हमारे पास सेकंड कमेटी। थर्ड कमेटी हमारे पास आई जीवी के राव कमेटी। अब इस कमेटी पे क्वेश्चन बस दो ही तरीके से आते हैं, या तो ईयर वाइज आएगा कि इसको डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, या सेकंड मैच द फॉलोइंग में ये आ जाएगा कि किसने 3 टायर सिस्टम यहां पर प्रपोज किया, किसने 2 टायर सिस्टम करा, या फिर किसकी कौन सी मेजर रिकमेंडेशन थी। जिला परिषद शुड बी द यूनिट फॉर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, जैसे पिछली वाली कमेटी ने कहा था अशोक मेहता ने कि भाई जिला परिषद सबसे ऊपर हो, उसके बाद फिर नीचे डिसेंट्रलाइज्ड हो। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट द डिस्ट्रिक्ट एंड द लोअर लेवल शुड बी असाइन्ड एन इंपॉर्टेंट रोल विद रिस्पेक्ट टू द प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन एंड द मॉनिटरिंग। भाई सबसे नीचे ग्राम पंचायत और जिला परिषद, इंटरमीडिएट वाले को छोड़ दिया कि इन दोनों को सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है प्लानिंग का, डेवलपमेंट का दिया जाए। A post of DDC, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर शुड बी क्रिएटेड, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितनी भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इलेक्शन शुड बी कंडक्ट रेगुलरली, जो कि अभी हो भी रहे हैं इलेक्शंस टू द पंचायत। ठीक है। रिसेंट डीडीए के एग्जाम, अपने डीडीए के एग्जाम कह रहा हूं, डीडीए के आपने इलेक्शंस देखे होंगे कि जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद हुए। एल.एम. सिंघवी कमेटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी, 1986। ठीक है, ड्यूरिंग द राजीव गांधी गवर्नमेंट। ये वही ईयर है जब आज के बाद हमने देखा कि शायरा बानू वाला केस हुआ था, मुस्लिम प्रोटेक्शन बिल आया था। ठीक है, दैट इज मुस्लिम प्रोटेक्शन बिल 1986। इट शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइज्ड, इसके बाद ही कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया आफ्टर एल.एम. सिंघवी कमेटी। न्याय पंचायत, जैसे अभी यहां पर विलेज लेवल पर न्याय पंचायत को इस्टेब्लिश किया गया है फॉर द ग्रुप ऑफ विलेजेस, कि भाई इनके कुछ भी अगर कोई इश्यूज हो रहे हैं तो उसको रिजॉल्व कराया जाए थ्रू द न्याय पंचायत। एक, ठीक है, एक न्याय मतलब जस्टिस देने के लिए। प्लेस एम्फेसिस ऑन ग्राम सभा एट द सेंटर फॉर द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। भाई सबसे बेसिक यूनिट जो है ग्राम सभा है, जहां से स्टार्ट हो रहा है, उसको मेन एम्फेसिस दिया गया है थ्रू द एल.एम. सिंघवी कमेटी। विलेज पंचायत शुड हैव मोर रिसोर्सेज, ये बात अभी तक चल रही है कि इनके पास रिसोर्सेज ज्यादा होने चाहिए, बिकॉज तभी ये वहां पर डेवलपमेंट एक्टिविटीज को करवा सकते हैं। ऑल्दो अब तो बहुत सारे रिफॉर्म्स आने स्टार्ट हो चुके हैं पंचायत लेवल पर। फॉर एग्जांपल हरियाणा ने यहाँ पर वुमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर कुछ रूल्स ऐसे भी करे हैं कि एक मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगा दी है कि 8th तक आप पास होने चाहिए तो भी आप चेयरपर्सन बन सकते हैं, तो ही आप सरपंच बन सकते हैं। तो अब रीसेंट डेवलपमेंट जो हो रही है, राजस्थान ने करी जैसे अभी, तो वो स्टेट वाइज अब धीरे धीरे कर इंप्रूवमेंट होती जा रही है इसमें। जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स हमने पढ़े कि जैसे रिवर्स के डिस्प्यूट के लिए होते हैं ट्रिब्यूनल्स, मतलब जिसके पास जुडिशियल कैपेसिटी है बट नॉट द सेम पावर एज दैट ऑफ द कोर्ट्स। शुड बी एस्टैब्लिश्ड टू रिजॉल्व द जुडिशियल मैटर्स रिलेटेड टू द पंचायती राज। ठीक है, जो पंचायती राज के इंस्टीट्यूशन के कोई भी मैटर्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए वी हैव अ जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स। अब आफ्टर दिस अगर क्वेश्चन आए कि कौन से कमेटी से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था, दैट इज एल.एम. सिंघवी कमेटी। क्लियर। नाउ 73rd अमेंडमेंट एक्ट आया हमारे पास 1992 में। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन 93 में हुई इसकी। नाउ नंबर 1 ग्राम सभा। पहले तो ग्राम सभा में क्या होगा, अभी हमने करा कि इट इज असेंबली कंसिस्टिंग रजिस्टर्ड वोटर्स इन द एरिया ऑफ पंचायत। भाई जो भी रजिस्टर्ड वोटर्स हैं
मान लो एक ग्रुप ऑफ विलेजेस है, 3 विलेजेस है, इसमें जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स हैं 18+, ठीक है, वो सारे मिलकर बना रहे हैं ग्राम सभा। इट कैन परफॉर्म सच फंक्शंस एज स्टेट लेजिस्लेचर इंटरेस्ट। भाई जैसे स्टेट लेजिस्लेचर उनको कह रही है उस तरीके से वो काम कर रहे हैं। यहां पर ये कहा गया कि देयर वुड बी अ 3 टायर सिस्टम। नंबर 1 विलेज लेवल पर, नंबर 2 इंटरमीडिएट लेवल पर, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद। बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये यूपीएससी का भी पेट क्वेश्चन है एंड बहुत सारे एग्जामिनेशन का पेट क्वेश्चन है कि जहां पर 20 लाख से कम पॉपुलेशन है आप वहां पर इंटरमीडिएट लेवल पर यहां पर हटा सकते हैं। दैट मींस वहां पर आप 2 टायर कर सकते हैं जहां पर आपको लगता है कि 20 लाख से कम पॉपुलेशन है। ये फैक्ट आपको पता हो। क्लियर? नेक्स्ट, इलेक्शंस पहले आपको मैं बता देता हूं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है अंडर आर्टिकल 324, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन, राज्यसभा के इलेक्शन और अभी जैसे स्टेट लेजिस्लेचर के चल रहे हैं 5 स्टेट्स में, ठीक है, ये सारे जो कंडक्ट करवाता है वो इलेक्शन कमीशन करवाता है अंडर आर्टिकल 324। बट व्हेन इट कम्स टू द इलेक्शंस ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, इसको करवाते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन इसमें बीच में नहीं आएगा। क्लियर वन? वो खाली प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर, इनके इलेक्शन ही कंडक्ट करवाएगा। क्लियर? सो ऑल द मेंबर्स शुड बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। ठीक है, द चेयरपर्सन शुड बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड। भाई बंदे इलेक्ट होकर आ गए, ग्राम पंचायत बन गई, अब इसमें से कोई इनडायरेक्टली एक सरपंच बन जाएगा। क्लियर? द चेयरमैन shall be elected in such a manner as the state legislature provides। भाई जिस तरीके से एक पर्टिकुलर स्टेट, हर स्टेट अपने रूल्स बना सकता है, जैसे स्टेट लेजिस्लेचर यहां पर प्रोवाइड कर रहा है उस तरीके से वहां पर आप चेयरमैन को लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे भी हरियाणा ने कुछ क्वालिफिकेशन लगा दी कि भाई 8th पास होना चाहिए, 7th पास होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से आप स्टेट वाइज जैसे भी स्टेट लेजिस्लेचर कहेगा उस हिसाब से रूल्स फ्रेम हो जाएंगे। रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स, ठीक है, एससीज के लिए, एसटीज के लिए रिजर्व करी गई हैं सीट्स यहां पर, ठीक है, जिस तरीके से हमने किया था कि लोकसभा में सीट्स रिजर्व है, बट राज्यसभा में सीट रिजर्व नहीं है फॉर द एससी, एसटी और द ओबीसीज। ठीक है, ओनली इन द लोकसभा, दैट टू ओनली फॉर द एससी एंड एसटी, नो रिजर्वेशन फॉर द ओबीसी कैटेगरी इन द केस ऑफ लोकसभा। क्लियर? वुमेन के लिए तो 1996 से बिल चल ही रहा है, अभी तक पास ही नहीं हुआ है। Now, 1/3 of the total number of seats reserved for the women belonging to SC and ST, 1/3 इसमें से भी रिजर्व्ड है SC ST में वुमेन्स के लिए। ठीक है, सीट्स रिजर्व रहेंगी, दैट इज रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। इसके बाद ये था SC और ST। अपार्ट फ्रॉम दिस 1/3 of the total number of seats to be filled by direct election in every gram panchayat shall be reserved for the women। भाई 33% तो अलग से, वो तो SC ST वाली हुई, वो भी वुमेन के लिए यहां पर रिजर्व हो गई। दिस इज द बेस्ट आप दे सकते हैं प्लेटफॉर्म जहां पर वुमेन एम्पावरमेंट चल रही है। ठीक है, तो यहां पर एलोकेट होती है इनको। द अबाव रिजर्वेशन इज प्रोवाइडेड फॉर द पोजीशन ऑफ चेयरपर्सन टू, चेयरपर्सन की पोस्ट के लिए भी रिजर्वेशन इंक्लूड होगा, यही नहीं खाली मेंबर्स के लिए होगा। ठीक है, नाउ द एक्ट ऑथराइज द लेजिस्लेचर, मैंने आपको जैसे बताया कि भाई स्टेट लेजिस्लेचर की मर्जी है कि वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी रिजर्वेशन को रख दे। क्लियर? अभी तक अगर आपसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो रिजर्वेशन नहीं है ओबीसी के लिए। नेक्स्ट, ड्यूरेशन एज इट इज 5 साल होगी उसकी, जैसे सरकार की होती है। हाउएवर कैन बी डिसॉल्व्ड बिफोर द टर्म, जैसे 5 साल से पहले सरकार जाती है वैसे ही। फ्रेश इलेक्शन शुड बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरी, भाई 5 साल से पहले तो वो इलेक्शंस भी हो जाएंगे अगली टर्म के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे अभी 5 स्टेट्स में इलेक्शंस हो रहे हैं, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, डिसॉल्व हो गई मान लो 5 साल से पहले, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स डिसोल्यूशन। ठीक है, मतलब 6 महीने पहले अगर डिसॉल्व होगी तो उससे पहले भी यहां पर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाया जाएगा। क्लियर? ये 2 कंडीशंस है जब फ्रेश इलेक्शंस को कंडक्ट किया जाएगा। डन? नाउ डिस्क्वालिफिकेशन, कि भाई डिस्क्वालिफिकेशन क्या हो। Under any law for the time being in force for the purpose of elections to the legislature of the state concerned, no person can be disqualified on the ground that he is less than 25। भाई 25 चाहिए थी हमारे MLAs के लिए और लोकसभा के लिए। भाई यहां पर अगर 21 साल भी क्रॉस कर दिया है तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा।
क्लियर? देन जितने भी डिस्क्वालिफिकेशन के क्वेश्चन होंगे वो अथॉरिटी डिस्कस करेगी, डिसाइड करेगी, जिसको स्टेट लेजिस्लेचर यहां पर डिटरमिन या फिर इंटरेस्ट कराएगी। जो स्टेट लेजिस्लेचर कहती है कि भाई ये अथॉरिटी डिसाइड करवाएगी कि वेदर अ पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड और नॉट। ठीक है, तो ये स्टेट के ऊपर आ गया। ठीक है, अब स्टेट के ऊपर ही है कि वो ओबीसी को रिजर्वेशन दे, स्टेट्स के ऊपर ही है कि वो डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी मैटर है उसको डिसाइड करवाए। क्लियर? स्टेट इलेक्शन कमीशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के कंडक्शंस जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। इसका जो चेयरपर्सन होगा उसको अपॉइंट तो गवर्नर कर रहा है, बट उसका जो रिमूवल होगा, रिमूवल प्रोसेस, वो उसी मैनर में होगा जिसमें एक जज का होता है। ठीक है, एंड ऑन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर रिमूवल ऑफ द जज। और कौन रिमूव कर रहा है यहां पर? सेंटर, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है, गवर्नर इनको रिमूव नहीं कर रहे हैं, गवर्नर खाली इनको अपॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, नाउ द स्टेट लेजिस्लेचर में मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू द इलेक्शंस टू द पंचायत। क्वाइट ऑब्वियस है, स्टेट गवर्नमेंट ही रूल बनाएगी रिगार्डिंग द रूल्स रिगार्डिंग द एनी इलेक्शन टू द पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज, एंड उसके बाद ये किसके हाथ में होता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन के हाथ में होगा। ठीक है, नॉट एट द ईसी, ईसी सेंटर लेवल पे आएगा खाली। ठीक है, पावर्स एंड फंक्शंस, स्टेट लेजिस्लेचर में इंडो द पंचायत विद सच पावर एट नेसेसरी टू इनेबल देम टू फंक्शन एज ए इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। क्वाइट ऑब्वियस है, ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए तो आया गया था, जो गांधी जी का एक बहुत बड़ा सपना था, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज। तो स्टेट लेजिस्लेचर यहां पर उनको सारी पावर्स और फंक्शंस देती हैं सो दैट वो एज एक इंस्टीट्यूशन एज ए काम कर सके ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। नाउ फाइनेंसेस, क्वाइट ऑब्वियस है, मैंने आपको बताया कि उनको लेवाई, ये 3 वर्ड्स आपको पता हो। लेवाई मतलब जो टैक्स लगा रहा है, ठीक है, कलेक्ट कर रहा है। एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट मतलब किस तरीके से शेयर हो रहा है। ठीक है, यू भाई जैसे हमने यूनियन में किया था कि भाई यूनियन लेवाई कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, बट स्टेट के साथ जब वो शेयर कर रहा है टैक्स, दैट इज नोन एज एप्रोप्रिएशन ऑफ द टैक्स, एप्रोप्रिएट टैक्सेस। तो स्टेट लेजिस्लेचर ऑथराइज करती है पंचायत को कि भाई आप कुछ भी टैक्स लगा सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उनको अलग से ग्रांट इन एड भी आती है। ठीक है, इसके बाद उनको मैंने आपको बताया डिवॉल्व फंड, स्टेट के थ्रू भी फंडिंग होगी उनकी। ठीक है, तो यहां पर स्टेट का एक फाइनेंस कमीशन होता है, जैसे सेंटर लेवल पर आर्टिकल 280 में हमने पढ़ा, ऐसे स्टेट में होता है, जिसको हर 5 साल के बाद गवर्नर कॉन्स्टिट्यूट करेगा। क्लियर? ठीक है, फाइनेंस कमीशन की हर 5 साल के बाद यहां पर गवर्नर एक क्या कहते हैं फाइनेंस कमीशन लेकर आएगा। जो फाइनेंस कमीशन सेंटर लेवल पे करता है कि भाई इनको तरीका बताएंगे, वो वेज आउट बताएंगे, किस तरीके से मेजर्स बताएंगे कि वहां पर उनकी फाइनेंशियल जो कंडीशंस है वो इंप्रूव हो सके और कितने अच्छे तरीके से उनके पास रेवेन्यू जनरेट हो सके। ठीक है, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन भी यहां पर रिकमेंडेशन भेजेगा हाउ टू कंसोलिडेट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत, भाई किस तरीके से इनकी फाइनेंशियल पोजीशन को और अच्छा करा जाए, इंक्रीज करा जाए। ठीक है, तो ये सारा काम कौन करेगा? फाइनेंस कमीशन। अभी क्या रिकमेंडेशन भेजता है? द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द स्टेट एंड द पंचायत, भाई जो भी टैक्स हुआ है स्टेट के पास वो कितना यहां पर पंचायत के पास भेजना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिटर्मिनेशन ऑफ द टैक्स टोल्स दैट में बी असाइन टू द पंचायत, भाई कौन कौन सी ड्यूटीज, फीस, टैक्सेस यहां पर पंचायत के पास पावर होगी। ग्रांट इन एड टू द पंचायत फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। सीएफएस क्या होता है? सारे स्टेट का जितना भी टैक्स हो गया, जो गुल्लक एक तरीके से स्टेट गवर्नमेंट का, यहां पर पैसा आ रहा है हमारा स्टेट गवर्नमेंट वालों का। अब ये इसमें से कितना ग्रांट इन एड यहां पर पंचायत को भेजना है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द फाइनेंस कमीशन। ठीक है, एज इट इज जैसे सेंट्रल लेवल पर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन टू द यूटी, द प्रेसिडेंट मे डायरेक्ट दैट अ प्रोविजन शेल अप्लाई टू द एनी यूटी सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन एट ही स्पेसिफाई। भाई यूटी पे एप्लीकेबल तो होगा, बट उस पर कुछ मॉडिफिकेशन करनी है तो किसके पास पावर है? राष्ट्रपति जी के पास, प्रेसिडेंट के पास। एक्सेप्शन केसेस, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, शेड्यूल्ड एरियाज एंड द ट्राइबल एरियाज, शेड्यूल नंबर 6, हिल एरियाज ऑफ मणिपुर, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल की डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यहां पर ये नहीं लगेगा। पार्लियामेंट में एक्सटेंड द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट टू इवन दिस एरियाज विद मॉडिफिकेशन, बट अगर पार्लियामेंट चाहे तो एक्सटेंड करवा सकती है। बट आपको जैसे हमने पढ़ा था एएमटीएम
यहां पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स चलती हैं, ठीक है। तो जो ये शेड्यूल्ड एरियाज हैं और कुछ पर्टिकुलर शेड्यूल्ड टाइप्स ट्राइबल एरियाज हैं, यहां पर एक्सेप्शन है, बट पार्लियामेंट विद सम मॉडिफिकेशन इसको एक्सटेंड करा सकती है। नॉट प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट। इन केस ऑफ यूटी इट्स अ प्रेसिडेंट वन। तो ये एक्सेप्शन केसेस आपको पता हो, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज एंड मणिपुर एंड दार्जिलिंग वन। क्लियर? नाउ इन शेड्यूल्ड एरियाज के लिए कि जो यहां पर नहीं लग रहा है ट्राइबल एरियाज के लिए, उसके बाद हमारे पास आया था पीसा एक्ट, प्रोविजन ऑफ द पंचायत्स, एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अपीसा। अपीसा में सबसे ज्यादा अगर ये क्वेश्चन पेपर में यूपीएससी में बार बार रिपीट हुआ है कि किसके पास सबसे ज्यादा पावर दी जाती है, दैट इज अ ग्राम सभा, ठीक है। अभी हम डिस्कस करते हैं इसे। नाउ बार टू इंटरफेरेंस ऑफ द कोर्ट्स, जितने भी मैटर्स होंगे पंचायत के, उसमें कोई भी कोर्ट की इंटरफेरेंस नहीं होगी बिल्कुल भी। एंड द डिलिमिटेशन रिलेटेड टू द पीआरआई कैन नॉट बी क्वेश्चन, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं कि जो भी डिलिमिटेशन कमीशन का यहां पर फैसला होता है, ना तो वो पार्लियामेंट में कुछ उसके बाद डिस्कशन होगी और ना ही वो किसी भी कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। एक बार जो डिलिमिटेशन कमीशन ने बता दिया, उसी तरह से गेम आगे चलेगी। क्लियर? नाउ 11 शेड्यूल ऐड करा गया, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में ही 73rd अमेंडमेंट से, दैट इज द 11 शेड्यूल। जब ओरिजिनली संविधान बना था वी हैड 8 शेड्यूल्स, उसके बाद 4 शेड्यूल्स ऐड करे गए। 9 शेड्यूल्स जितने भी जमींदारी सिस्टम के रिलेटेड लॉ थे उनको बचाने के लिए, 10 शेड्यूल यहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ, 11th एंड 12th पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है। नाउ द पीसा एक्ट, ठीक है, पीसा एक्ट 1996 में आया था, ठीक है, टू कवर द शेड्यूल्ड एरियाज, टू कवर द शेड्यूल्ड एरियाज विच आर नॉट कवर्ड अंडर द 73rd अमेंडमेंट, जो हमने एक्सेप्शंस पढ़े थे, ठीक है। दिस एक्ट एक्सटेंड द प्रोविजन ऑफ पार्ट 9 टू दिस, पार्ट 9 मतलब पंचायत, भाई इस एक्ट के थ्रू ये वाले प्रोविजंस वहां पर लग गए। अब ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है, इवन इन द सीडीएस, सीएपीएफ, इवन इन द यूपीएससी। आई थिंक 2012 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन था कि ग्राम सभा को यहां पर सारी पावर दी गई है कि वो जितने भी यहां पर लैंड एक्विजिशन होंगे, मिनरल प्रोड्यूसेस होंगे, लीजिंग ऑफ माइनर मिनरल्स होंगी, इन सब को यहां पर टैकल डाउन करने के लिए जो सबसे ज्यादा पावर यहां पर ऑथराइज्ड है, दैट इज अ ग्राम सभा। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, ग्राम सभा शुड बी कंसल्टेड ऑन द मैटर्स ऑफ लैंड एक्विजिशन। भाई कोई भी लैंड एक्विजिशन हो रही है, वहां पे रीसेटलमेंट्स हो रही हैं, ग्राम सभा से पूछना पड़ेगा आपको। ग्रांट प्रोस्पेक्टिव लाइसेंस फॉर माइनिंग फॉर द माइनर मिनरल्स एक्टिविटीज, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, इन सब के लिए ग्राम सभा इज रिस्पॉन्सिबल। द पावर टू इन्फोर्स प्रोहिबिशन और टू रेगुलेट द सेल एंड कंजप्शन ऑफ एनी इंटॉक्सिकेंट्स, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स, ठीक है, इन सब के लिए, इंटॉक्सिकेंट्स के लिए, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स के लिए, इन सब चीजों की इनकी ऑनरशिप किसको देनी है, किसको नहीं देनी है, कितने टाइम के लिए लीज देना है, ये सारी पावर पीसा एक्ट ने ग्राम सभा को दे रखी है। मेक श्योर not to the panchayat, not to the middle level, intermediate level, not to the जिला परिषद level, to the ग्राम सभा level। क्लियर? तो जितने भी एक्सेप्शन एरिया हैं, शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उसके लिए हमारे पास है पीसा एक्ट। नाउ every gram sabha shall be competent to safeguard the tradition and the customs of the people, community, customary mode of resolution। जो भी वहां पर कस्टम से, रिचुअल से, ट्रेडिशन से जो भी यहां पर इश्यूज आएगा, उसको सेफ गार्ड करने के लिए द पावर लाइज विद द ग्राम सभा। मैंने हर उसमें अंडरलाइन ग्राम सभा को करा है बिकॉज हियर द ग्राम सभा पॉइंट इज इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। कितनी यहां पर एलिनिएशन करनी है, विलेज मार्केट्स को मैनेज करना है, कितनी यहां पर मनी लेंडिंग करनी है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, ये सारी की सारी पार्ट्स थ्रू दी गई हैं इस एक्ट के थ्रू ग्राम सभा को, वो सब कुछ मैनेज करेगी इन सारे के सारे पॉइंट्स को। क्लियर? आपके लिए इंपॉर्टेंट यहां पर है ग्राम सभा। क्लियर? तो ये था हमारे पास 73rd अमेंडमेंट। इसके बाद वी हैड 74th अमेंडमेंट, दैट इज अ म्यूनिसिपैलिटीज वन, ठीक है, जिसको कहते हैं हम अर्बन गवर्नमेंट, ठीक है। वो थी हमारे पास रूरल गवर्नमेंट, दिस इज द अर्बन गवर्नमेंट। अब इसको भी वही सेल्फ हेल्प, वो सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। कई बार क्वेश्चन आता है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर कौन था, तो लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद वेदास में भी, इवन इन द मनु, ठीक है, मनुस्मृति, दैट इज द लॉ बुक,
कौटिल्य, इन सब में भी, और वो कुछ ट्रेवलर्स आपने एंशिएंट हिस्ट्री में, मिडिवल हिस्ट्री में पढ़े होंगे, ठीक है, मेगेंथिसिस, जहां पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का यहां पर जिक्र किया गया था। जैसे सेंसस टर्म है, सेंसस टर्म बहुत पहले से चल रही थी, ठीक है, तो ऐसे ही यहां पर मनु, कौटिल्य और बाकी सारे रिकॉर्ड्स में भी यहां पर म्यूनिसिपैलिटीज दैट इज और द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बात करी गई थी। नाउ this institution originated during the modern India during period of British rule. 67 to 88 the first municipal corporation was set up at Madras. सबसे पहले मद्रास में। एक वर्ड होता है म्यूनिसिपल काउंसिल फॉर द स्मॉलर एरियाज, एक वर्ड होता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर द बिगर एरियाज। फॉर एग्जांपल चंडीगढ़, मुंबई, सबसे अच्छी तो सबसे बड़ी तो बीएमसी है, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। देन वी हैव अ नगर पंचायत, वो इलाका जो अभी रूरल से अर्बन की तरफ ट्रांसफॉर्म हो रहा है धीरे धीरे करके। ये 3 टाइप की टाइप्स होती हैं इसमें, ठीक है। मेजर्स टेकन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल्स विद रिस्पेक्ट टू द अर्बन बॉडीज, ये आपके लिए मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट्स इसमें ऐड करे हैं कि 1726 में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बॉम्बे और कलकत्ता में भी आई गई, पहले मद्रास में आई, ठीक है। लॉर्ड मेयो, उनका एक रेजोल्यूशन आया 1870 का रिगार्डिंग दिस बॉडी, ये आप मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। मेयो के स्कूल बड़े फेमस है राजस्थान में, ठीक है। लॉर्ड रिपन, जिन्होंने इनको मैग्ना कार्टा बोला, जैसे हमने पार्ट 3 फंडामेंटल राइट को द फर्स्ट लीगल डॉक्यूमेंट अराउंड इन 1215 मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है। उसके बाद एक रॉयल कमीशन बनाया गया इन 1907। 1907 वही साल है सूरत सेशन जब कांग्रेस में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स अलग अलग हो गए थे, क्लियर। उसके बाद लखनऊ सेशन में इकट्ठे हो गए थे। तो लॉर्ड रिपन आपको याद रहना चाहिए, द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लॉर्ड मेयो ने एक इस पे रेजोल्यूशन पास करवाया था, ठीक है, एंड सबसे पहले मद्रास में आई थी। ये कुछ स्टेप्स है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं इसमें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को यहां पर इंडियन मिनिस्ट्री को सब्जेक्ट किया गया। एंड 1919 वही ईयर है जब सबसे पहले डायरेक्ट इलेक्शन यहां पर इंट्रोड्यूस किए गए, और 1920 में फर्स्ट डायरेक्ट इलेक्शन हुए टू द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड उस असेंबली के मेंबर्स ने ही फर्दर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चुना इनडायरेक्टली। ये ईयर आपको याद रहना चाहिए। 1924 में कैंटोनमेंट एक्ट पास किया गया, ठीक है, जैसे कि आप अभी हम इसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज में। फॉर एग्जांपल द कैंटोनमेंट बोर्ड्स, जिसको एक हेड करते हैं सीओ कमांडर लेवल पे, ठीक है। उसके बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाज डिक्लेयर्ड एज अ प्रोविजनल सब्जेक्ट दैट इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जब हमने देखा कि यहां पर बायकैमरलिज्म आ गई था, ठीक है, डायरकी आ गई थी एट द प्रोविंसेस, at the provinces level also and at the central level also। तो हमारे पास यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट, तो प्रोविजनल द स्टेट सब्जेक्ट इसको बना दिया गया था, क्लियर। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपके लिए फॉर द एग्जामिनेशन। नाउ एज इट इज म्यूनिसिपैलिटीज की तरह वो पंचायत की तरह मेंबर्स इसमें डायरेक्टली इलेक्ट होंगे, ठीक है। जैसे अभी चंडीगढ़ में इलेक्शंस हुए थे, मैं आपको पहले बताता हूं। पहले इसमें क्या होगा, एक वार्ड्स बनेंगे, मान लो ये वार्ड्स बन गए, 35 जैसे वार्ड्स हैं अभी चंडीगढ़ में। अब वार्ड्स में से काउंसलर्स आएंगे, उन काउंसलर्स को चुनने हम डायरेक्टली चुनेंगे, हम पार्टिसिपेट करेंगे। अब इन काउंसलर्स में से भाई एक बंदा आएगा, वो मेयर बन जाएगा, बट मेयर के पास एग्जीक्यूटिव बॉडी, वो पास नहीं होंगी। एग्जीक्यूटिव पास किसके पास होगी, आईएएस ऑफिसर के पास, दैट इज म्यूनिसिपल कमिश्नर, जो हाईएस्ट लेवल पर होगा म्यूनिसिपल कमिश्नर। तो म्यूनिसिपल एरिया डिवाइड होगा इनटू द वार्ड्स, ठीक है। वार्ड्स में से काउंसलर्स आएंगे, काउंसलर के बाद से मेयर आ जाएगा, ठीक है। सो द स्टेट लेजिस्लेचर प्रोवाइड फॉर द मैनर ऑफ इलेक्शंस, क्वाइट ऑब्वियस है, स्टेट लेजिस्लेचर पंचायत में भी करता था। नाउ उसके बाद इट कैन प्रोवाइड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पर्सन हैविंग अ स्पेशल नॉलेज हु विल नॉट हैव द राइट टू वोट इन द मीटिंग, मेंबर ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट फ्रॉम द म्यूनिसिपल एरिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी आपने इस बार देखा होगा कि एक किरण खेर जी की वोट थी इसमें, ठीक है। जब चंडीगढ़ में यहां पर डेडलॉक हुआ, क्रिएट हो, तो एक वोट यहां के जो एमपी होगा उसकी भी मानी जाएगी। प्लस ये तो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, प्लस स्टेट लेजिस्लेचर यहां पर रूल्स प्रोवाइड कर सकता है फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज, ठीक है। यहां पर किसी को स्पेशल नॉलेज अगर है तो उसको भी यहां पर रिप्रेजेंटेशन दी जा सकती है, प्रोवाइडेड विल नॉट हैव अ राइट टू वोट, भाई अंदर वोटिंग नहीं करेगा वो, क्या। चेयरपर्सन ऑफ द कमिटीज अदर देन वार्ड्स, वार्ड कमिटीज हैं ये, वार्ड
कमेटीज, ठीक है। जो चेयरपर्सन होंगे उनको भी कौन यहां पर डिटरमिन कर रहा है, स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमिन करेगा। क्लियर ना। अब 3 तरीके की क्लासिफिकेशन होती है, म्युनिसिपल काउंसिल फॉर द स्मॉलर एरियाज, कॉर्पोरेशन फॉर द बिगर एरियाज, नगर पंचायत जो रूरल से अर्बन की तरफ ट्रांजिशन में फेज में अभी चल रहे हैं। क्लियर। नाउ दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट 243S कि भाई जहां पर 3 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पर वार्ड कमेटीज बनाई जाएं, ठीक है। वार्ड्स मैंने आपको बताया कि डिवाइडेड इनटू वार्ड्स, भाई जहां पर 3 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन चल रही है वहां पर वार्ड कमेटीज बना दी जाएं, ठीक है। अ मेंबर ऑफ द म्युनिसिपैलिटी रिप्रेजेंटिंग अ वार्ड शेल बी अ मेंबर ऑफ दैट कमेटी, ठीक है। ये आपके लिए इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट। 3 लाख फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस देन वार्ड्स में से काउंसलर, काउंसलर के लिए डायरेक्ट इलेक्शंस, देन मेयर के लिए इनडायरेक्ट, इनमें से एक बंदा मेयर बन जाएगा। मेयर की टेन्योर कितना होता है, 1 साल का, वो रोटेट होता रहेगा बार बार, ठीक है। वेयर अ वार्ड कमेटी कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर वार्ड्स, भाई 2 या 2 से ज्यादा वार्ड्स मिलकर एक वार्ड कमेटी बना लेंगे। 3 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन होनी चाहिए। नाउ एज इट इज 74th अमेंडमेंट में भी रिजर्वेशन दी गई है, सेम 1/3 रिजर्वेशन SC ST में भी दी गई है, ठीक है, वुमेन की। उसके अलावा 33% कोटा अलग से वुमेन के लिए रखा गया है, प्लस ओबीसी के लिए कोटा वैसे ही है जैसे मैंने आपको बताया, जैसे स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमिन करेगा। अदरवाइज एट द पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन ऑल्सो वहां पर भी रिजर्वेशन होगा फॉर द वुमेन एज द स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमिन। जो हमने म्युनिसिपल उसमें कराया था पंचायत में, सेम म्युनिसिपैलिटीज में है रिजर्वेशन की थ्योरी, ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स हो गया। 243 हमने पढ़ लिया, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, ओबीसी के लिए करना है तो स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमिन करेगा। ड्यूरेशन एज इट इज वही जैसे पंचायत की थी, 5 साल की है। 5 साल से पहले भी डिसॉल्व हो सकता है, इलेक्शन कंडक्ट होंगे, ठीक है। 6 महीने पहले अगर डिसॉल्व हुआ है तो भी उसके बाद फ्रेश इलेक्शंस हो जाएंगे, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा पंचायत में। उसके बाद वही सेम 21 ईयर्स ऑफ एज, जैसे हमने पंचायत में पढ़ा कि जो 21 से ऊपर है तो आप उसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते, दैट इज द मिनिमम एज, ठीक है। नाउ स्टेट इलेक्शन कमीशन मैंने बताया आपको कि कंडक्ट करवाएगा, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति जी डिटरमिन करेंगे, यूटी वाला केस सेम द पंचायत वन, ठीक है। इसमें एक्सेप्टेड एरिया कौन से हैं, शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स, ठीक है। उसमें बताया था दार्जिलिंग, मणिपुर, नागालैंड, इसमें इन्होंने खाली बताया शेड्यूल्ड एरिया एंड द ट्राइबल एरियाज। फिनांसिस एज इट इज डिट्टो बिल्कुल सेम है, कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं आपको, एक बार आप पढ़ लीजिए पंचायत का एज इट इज वही पॉइंट्स हैं बिल्कुल कि लेवाई, कलेक्ट, एप्रोप्रिएट, टैक्सेस, ग्रांट इन एड, ठीक है। सारा पैसा इनके पास कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से पैसा जाएगा, ग्रांट इन एड, इनके इंप्रूवमेंट के लिए सेंट्रल फाइनेंस कमीशन कुछ रिकमेंडेशंस भेज सकता है। क्लियर, एज इट इज सेम है। यस, दिस इज द सेपरेट वन। नाउ अब यहां पर आर्टिकल 243ZD में एक कमेटी बनाई गई है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। एज पर दिस एवरी स्टेट कॉन्स्टिट्यूट एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक कमेटी बनाएंगे जो सारे के सारे जो प्लान्स हैं प्रिपेयर किए हैं पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज ने, उसको कंसोलिडेट करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और एक ड्राफ्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट। जो भी पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज ने यहां पर प्लान्स बनाए हैं उनको कंसोलिडेट करेगी ये कमेटी एंड एक उसका रोड मैप बनाएगी, ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान फॉर द डिस्ट्रिक्ट एज अ होल, पूरे के पूरे डेवलपमेंट के लिए वी हैव अ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। स्टेट लेजिस्लेचर इसके लिए कुछ प्रोविजंस देती है, ठीक है, कि भाई कॉम्पोजिशन, भाई किस तरीके से इस कमेटी के मेंबर्स इलेक्ट होंगे, क्या फंक्शंस होंगे, किस मैनर में इलेक्शन कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने नोट में डाल दिया है, अंडरलाइन वो करके हाईलाइट करके, कि जो 80% है इसमें मेंबर विल बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम द म्यूनिसिपैलिटीज एंड द पंचायत्स। भाई जो ऑलरेडी इलेक्टेड मेंबर्स है ना पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज में, 80% बंदों को ये दोनों जो है इनके इलेक्टेड मेंबर्स ये चुनेंगे। 20% डिफरेंट हो सकते हैं बट 80% सिलेक्शन ये ऑलरेडी इलेक्टेड मेंबर्स करवाएंगे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के लिए। क्लियर, तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल या होल डिस्ट्रिक्ट के लिए एक प्लान बनाती है, दैट इज अ ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान। देन वी हैव अ मेट्रो प्लानिंग कमेटी, आर्टिकल 243ZE, ठीक है। इन एवरी मेट्रोपॉलिटन एरियाज, आपको पता है, ठीक है, दिल्ली, मुंबई, मेट्रोपॉलिटन एरियाज
प्लान कमेटी में बी कॉन्स्टिट्यूटेड टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट प्लान। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन इलाकों के लिए, मुंबई के लिए, इन सब के लिए वहां पर उनके लिए प्लान बनेगा। यहां पर नोट क्या है कि 66%, वहां पर है 80%। 66% जो मेंबर है वो इलेक्ट कौन करेंगे? बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पंचायत एंड द म्यूनिसिपैलिटीज। क्लियर? ये उनको चुनेंगे, वहां पे 80%, यहां पर 66%। दैट इज अ मेट्रो प्लानिंग कमेटी। नाउ इसके वही स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमिन करेगा कि कॉम्पोजिशन क्या है, कैसे इलेक्ट होंगे, क्या फंक्शन। बस काम दोनों में फर्क क्या है कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक ड्राफ्ट प्रिपेयर कर रहा है और ये मेट्रोपॉलिटन एरियाज के लिए प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, वहां पर 80% सिलेक्ट इलेक्ट करेंगे, उनमें से यहां पर 66%। दोनों में क्या फंक्शंस होंगे, किस तरीके से इलेक्शंस होंगे, कौन डिसाइड कर रहा है? स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, नाउ द टाइप्स ऑफ दिस, कि कितने टाइप्स हैं इसकी। फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, मैंने बताया बिगर सिटीज के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं। ठीक है, इसको स्टैब्लिश कर रहा है स्टेट लेजिस्लेचर। इन केस ऑफ यूटी, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। भाई जैसे हरियाणा, हिमाचल, वहां की स्टेट लेजिस्लेचर करेगी। फॉर एग्जांपल यूटी चंडीगढ़ आ गया, ठीक है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट उसे स्टैब्लिश करेगा। यूटीज आर द एजेंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, यहां पर काउंसिल होती है, स्टैंडिंग कमेटी, कमिश्नर। मैंने आपको बताया कमिश्नर सबसे ऊपर, म्यूनिसिपल कमिश्नर द सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर, जिसके पास रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स होंगी। इसके नीचे वी हैव अ मेयर वन, मेयर के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं होती हैं। मेयर्स के नीचे वी हैव अ काउंसलर्स, डिफरेंट डिफरेंट वार्ड्स के काउंसलर्स बन जाएंगे। ठीक है, म्यूनिसिपल कमिश्नर सारी सारी यहां पर जितने भी इंप्लीमेंटेशन पार्ट है कमिश्नर करेगा। देन वी हैव अ म्यूनिसिपैलिटीज, सेम स्टेट लेवल पर स्टेट लेजिस्लेचर और इस पे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, इसकी भी तीन चीजें हैं, काउंसिल, स्टैंडिंग कमेटी। यहां पर कमिश्नर नहीं है, यहां पर सीईओ, दैट इज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, सेम एज इट इज। काउंसिल डेलिब्रेट और लेजिस्लेटिव बॉडी है। काउंसिल मतलब लॉ को बना रही है, इसको अगर मैं लेके जाऊं तो लेजिस्लेचर, द वन हु फ्रेम द लॉ। ठीक है, उसके बाद headed by the chairperson and the CEO, the executive part, जैसे वहां पर म्यूनिसिपल कमिश्नर, that is the executive, सेम जैसे हमने लोकसभा राज्यसभा में किया था। ठीक है, लेजिस्लेचर फ्रेम द लॉ, काउंसिल फ्रेम द पॉलिसी, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट देम, कमिश्नर यहां पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, that is the CEO। क्लियर वन? नाउ नोटिफाइड एरिया कमेटी। ठीक है, इट इज क्रिएटेड फॉर द फास्ट डेवलपिंग एरियाज दैट हैव नॉट येट अचीव द नंबर टू बिकम अ म्यूनिसिपैलिटीज। भाई म्यूनिसिपैलिटीज बनने के लिए जो अभी क्वालिफिकेशन है वो तो अचीव नहीं कर पाई, बट वो धीरे धीरे करके फास्टली यहां पर क्या कर रही है? डेवलप कर रही है। ठीक है, तो यहां पर स्टेट गवर्नमेंट अपने गैजेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम नोटिफाई करती है इसको, एंड ओनली दोज प्रोविजन व्हिच आर स्पेसिफाइड इन द गैजेट अप्लाइज टू दिस एरिया। इट इज एंटायरली नॉमिनेटेड बॉडी। भाई यहां पर कोई भी इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, अनलाइक द अदर वन कि भाई वहां पर मेयर आ रहा है, भाई वहां पर आपके पास काउंसलर्स आ रहे हैं। ठीक है, यहां पर खाली ये नॉमिनेटेड बॉडी है, नोटिफाइड एरिया कमेटी। देन टाउन एरिया कमेटी, स्मॉल टाउन्स के लिए। ठीक है, टाउन प्लानिंग की एक अलग से पोस्ट भी निकलती है स्मॉल टाउन्स के लिए। ये स्टेट लेजिस्लेचर, रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर यहां पर क्रिएट करता है। ये अब पूरी इलेक्टेड भी हो सकती है, नॉमिनेटेड भी हो सकती है, और पार्टली इलेक्टेड पार्टली नॉमिनेटेड भी हो सकती है। ठीक है, यहां पार्टली है, पार्टली नॉमिनेटेड भी हो सकती है। दैट इज अ टाउन एरिया कमेटीज। ये 8 तरीके की म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं अर्बन में, मैं वो आपको करा रहा हूं अभी। देन कैंटोनमेंट बोर्ड्स, जैसे ठीक है आप दक्षाई में देखते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे होता है। इट इज सेटअप फॉर द सिविक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द सिविलियन पॉपुलेशन, जो कैंट में सिविल पॉपुलेशन है कि अराउंड, उसकी मैनेजमेंट के लिए होता है। इसके लिए कैंटोनमेंट बोर्ड होगा, एंड क्वाइट ऑब्वियस है इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डील कर रहा होगा। ठीक है, एंड जो भी इसका कमांडिंग ऑफिसर होंगे, सीईओ जो होंगे, वो वहां के एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होंगे। जैसे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा, भाई वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, सेम एज इट इज जो सीईओ होंगे, सीईओ ज्यादातर ब्रिगेडियर लेवल पर होंगे। ठीक है, वो वहां के एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होंगे बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोस्ट। कैंटोनमेंट बोर्ड फॉर द सिविल पॉपुलेशंस। Then the board will consist of executive engineer, first class magistrate, ये सब होंगे। उसके बाद इलेक्टेड टेन्योर जो उनका 5 साल का होगा। ठीक है, एंड द नॉमिनेटेड मेंबर्स होल्ड ऑफिस एज दे आर द पार्ट ऑफ द स्टेशन। भाई कुछ बंदे नॉमिनेट भी करे गए हैं, बट मान लो उनकी पोस्टिंग किसी और जगह पर आ गई, तो क्वाइट ऑब्वियस है वो जब तक उस स्टेशन पर है तब तक वहां के वो पार्ट होंगे, उसके बाद वो वहां के पार्ट नहीं होंगे, उनकी जगह रिप्लेस कर दिया जाएगा किसी को। देन टाउनशिप,
ठीक है. इट इज सेटअप बाय द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू इंश्योर द सिविक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वर्कर्स इन द रीजन. द टाउनशिप हैज नो इलेक्टेड मेंबर्स. एक्सटेंशन ऑफ ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज. ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर की एंटरप्राइजेज होती हैं एक तरीके से उनकी यहाँ पे टाउनशिप बनाई गई है. ठीक है, टाउनशिप एरियाज होते हैं, उनकी जो सिविक एडमिनिस्ट्रेशन है वहां की, उनको संभालने के लिए उसको यहां पर म्यूनिसिपैलिटीज या अर्बन गवर्नमेंट का एक पार्ट माना जाता है. क्लियर. पोर्ट ट्रस्ट, हमारे पास 12 ट्रस्ट पोर्ट्स हैं. ठीक है, पोर्ट्स के लिए पोर्ट्स के जो एरियाज हैं उनको मैनेज करना, वहां की जो सिविक एमिनिटीज, सिविक फैसिलिटीज जो प्रोवाइड करनी होती है वहां के लोगों को. ठीक है, उसके लिए हमारे पास पोर्ट ट्रस्ट बनाया गया है जिसमें इलेक्टेड मेंबर्स भी हो सकते हैं और नॉमिनेटेड मेंबर्स भी हो सकते हैं. देन स्पेशल पर्पस एजेंसी. ठीक है, यहां पर एक स्पेसिफिक इशू को एड्रेस करने के लिए ये एजेंसीज बनाई गई हैं. अब ये सिंगल पर्पस भी हो सकती हैं कि क्या एक पर्टिकुलर सिंगल पर्पस हो. ठीक है, दैट इज कॉल्ड यूनिपर्पस, जैसे हमने लास्ट क्लास में क्या था, यूनिपर्पस. ठीक है, मल्टीपर्पस, ब्रॉड पर्पस. ठीक है, मल्टी मतलब मोर देन मेनी. ठीक है, मोर देन वन. ठीक है, ब्रॉड मतलब unlimited number ones. They are established by the state legislature or department by executive resolution. Executive resolution वही जैसे प्लानिंग कमीशन बनाया था जिसका नाम अब नीति आयोग कर दिया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. तो ये एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से स्टेट गवर्नमेंट यहां पर क्रिएट करवा सकती है. ये एक ऑटोनोमस बॉडी की तरह काम करती है. स्पेशल पर्पस एजेंसी, भाई एक पर्पस स्पेशल पर्पस के लिए, फॉर एग्जाम्पल हाउसिंग बोर्ड्स आ गए. ठीक है, एक स्पेसिफिक पर्पस हो गया इनका. ठीक है, तो इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है पर्पस वाटर कैंटोनमेंट, वाटर से रिलेटेड कुछ एरियाज आ गए. ठीक है, डील करने के लिए हाउसिंग बोर्ड उसका बेस्ट एग्जांपल है ही. तो अब इस वाले चैप्टर्स में इफ आई से पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज में आपके पास ये सबसे कंफ्यूजिंग मतलब सबसे कॉम्प्लेक्स चैप्टर है पूरी पॉलिटी का, बिकॉज इसमें रेक्टिफिकेशन करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं. पहले आपको ये कुछ जो मैंने इसमें फैक्ट्स अंडरलाइन किए हुए हैं, ये इसमें क्या कहते हैं हाईलाइट किए हुए हैं, वो आपको पक्का पढ़ने हैं. ठीक है, उसके बाद जैसे आपको मैं अगर पंचायत में क्वेश्चन बताऊं तो या तो स्टेट्स में क्वेश्चन आएगा कि स्टेट्स ने पहले इंट्रोड्यूस किया, या 73rd अमेंडमेंट में से किसी प्रोविजन पे क्वेश्चन पूछ लेंगे, 20 लाख वाला प्रोविजन पूछ लेंगे. ठीक है, उसके बाद कमेटीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए आ जाएगा. कौन सी कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस रिकॉग्नाइज करवाया, एलएम सिंघवी, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे. ठीक है, शेड्यूल से क्वेश्चन आ जाएंगे या आर्टिकल से क्वेश्चन आ जाएंगे. ठीक है, कि कौन सा आर्टिकल किस चीज को डील कर रहा है. सेम इन द म्यूनिसिपैलिटीज में आपको 74th अमेंडमेंट एक्ट से क्वेश्चन पूछ लेंगे. जो हमने ये टाइप्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज करी हैं अर्बन गवर्नमेंट 8 टाइप्स की, इसमें से बहुत रेयरेस्ट चांस है कि आपको क्वेश्चन आएगा. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी आपको पता हो, मेट्रो प्लानिंग कमेटी आपको पता हो, कितना परसेंट सिलेक्शन वो है, 80% एंड 66%. कौन से एरियाज में एग्जेम्प्टेड है पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से पार्ट्स में ये नहीं लगते हैं. पंचायत के लिए तो उन्होंने पीसा एक्ट लाया भी हुआ है. पीसा एक्ट में किसके पास पार है, ग्राम सभा के पास पार है. क्लियर. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड एज फार एज द Panchayat and municipalities are concerned. Now we are left with the constitutional bodies and non-constitutional bodies. उसके अंदर ही छोटे छोटे जो और फैक्ट्स हैं, नेशनल पार्टी कैसे मिलती है, स्टेट पार्टी का टैग कैसे मिलता है, बिकॉज वो भी न्यूज में चल रहा है. ठीक है, जैसे एलोकेशन ऑफ सिंबल्स, फॉर एग्जांपल जैसे सेक्शन 29 ऑफ आरपीए एक्ट, जैसे अभी हॉकी और बॉल का सिग्नल दिया था टू द अमरिंदर सिंह. ठीक है, कैप्टन अमरिंदर सिंह को, तो वहां पर सिंबल्स के लिए भी ये कुछ इशू क्रिएट हुआ था कि सिंबल्स कैसे एलोकेट हो रहे हैं. ठीक है, स्टेट पार्टी का कोटा कैसे मिले, आपको टैग कैसे मिलेगा, सेंट्रल पार्टी यहाँ पर नेशनल पार्टी का टैग कैसे मिलेगा. तो वो छोटे छोटे पॉइंट्स मैं अगले वाले लेक्चर्स में ऐड ऑन कर दूंगा. सो विद दीज पॉइंट्स आई एम कंक्लूडिंग टुडेस लेक्चर ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज. टेक केयर ऑल. जय हिंद.